नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच कह विद जुनैद अंसारी, जेके न्यूज़ टीवी बरतानिया के तवस्सुत से आप देख रहे हैं। पाकिस्तान की अस्करी तारीख में एक शख्सियत, एक नाम कभी भी मिटाया नहीं जा सकता, जिन्होंने रूस को अफ़गानिस्तान में धूल चटा दी और रूस टुकड़े टुकड़े हो गया। जनरल हमीद गुल, जिन्हें मरहूम कहते हुए मेरा दिल बहुत दुखता है। बहुत न्याज़मंदी थी, प्यारे आदमी थे, उनके इंटरव्यूज़ हम करते थे, उनसे रहनुमाई लेते थे। उनकी साहिबजादी दुख्तर मेरे साथ मौजूद हैं, उज़्मा गुल साहिबा। उज़्मा गुल साहिबा, आपके आर्टिकल्स जंग से लेकर दुनिया जहान के वेब पेजेस पे छपते हैं और आप बहुत सख्त लिख रही हैं आजकल कश्मीर के हवाले से। आपको कश्मीर के हवाले से क्या इंटरनल थ्रेट्स, ग्रजेस हैं जो आप सोचती हैं कि ऐसा खुदा ना खास्ता हुआ तो कश्मीर का केस ख़त्म हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि कश्मीर से जो इंटरनल थ्रेट्स है या कश्मीर का जो मुद्दा है वो तो 73 साल पुराना है और हम सारे लोग अभी तक इसी के ऊपर एक ऐसे जिसको कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे भाग रहे हैं कि हमारा कोई हल नहीं निकल रहा। और मुझे वो सबसे ज़्यादा शिकायत यूनाइटेड नेशन से है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आज तक कोई काम भी आप देखें कि कश्मीरियों की इमदाद के लिए नहीं किया। एक रेजोल्यूशंस हैं जो फ़लस्तीन के भी हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशन अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन के लिए किए हैं। तो क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। अब कश्मीर के लिए भी 18 रेजोल्यूशन हैं जो कि जिनके ऊपर काम हो रहा है, मगर क्या है कि हर दफ़ा एक ज़बानी जमा खर्च है और कुछ भी नहीं किया जा रहा। तो मुझे सबसे बड़ी थ्रेट ये है कि जब से 2019 से ये 5 अगस्त को ये वाक़या हुआ है कि हमने असल में इस फैसले को एक्सेप्ट कर लिया है, हमारी हुकूमत ने या हमारे लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि जी ये ही होगा कि जो चाइना के पास कश्मीर का हिस्सा चला गया वो चाइना के पास चला गया है, जो पाकिस्तान के पास आज़ाद कश्मीर रह गया वो हमारा है और बाकी इंडिया के पास है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। आपको ये थ्रेट है या आपकी कोई इंटरनल सोर्स है? क्योंकि आपके वालिद गिरामी वंस जनरल इज़ ऑलवेज अ जनरल, और उनकी जो पाक फ़ौज के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, कश्मीरी कौम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए जो खदमात हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है तारीफ़ करने के लिए। तो आपके कोई ज़राए आपको इतला देते हैं तो बता दें। देखिए, बात ऐसे है, मैं आपको बताती हूँ कि हमें सबसे पहले जो ये अंदाज़ा हुआ ये सारा कुछ, देखिए मैं जनरल मुशर्रफ साहब के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ। हालांकि वो फ़ौजी हैं, उन्होंने मेरे वालिद साहब के नीचे सर्व भी किया हुआ है। बहरहाल उन्होंने मेरे वालिद साहब को बहुत सज़ाएँ भी दी हैं, उन्होंने जेल में भी डाला। और उसकी भी बैकग्राउंड यही थी कि जिस वक्त उन्होंने ये सारा कुछ किया तो उसकी बैकग्राउंड ये थी कि इन्होंने बाढ़ लगवाई कश्मीर के, आप देखें कि तकसीम कर दिया। और इन्होंने जो बार बार मशहूर था उस ज़माने में, जनरल मुशर्रफ कहा करते थे आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन निकालना है। आउट ऑफ बॉक्स से क्या? आउट ऑफ बॉक्स यही था कि तेरे पास तेरा और मेरे पास मेरा। ये मैंने जनरल हमीद गुल साहब से उनकी वफात से 3 साल पहले इंटरव्यू किया था। मैंने पूछा था, हुजूर बार बार बात हो रही है डिक्सन फार्मूला, चनाब फार्मूला कर लें कि आप रखिए अपने पास, ये कश्मीर वाला पाकिस्तान रख ले और एक सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट वैली के अंदर बना देते। ये सारे फार्मूले चलते रहे और ये बातें होती रही और ये आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ही के पीछे मेरे वाले साहब को बहुत ज़्यादा इन्होंने किया। जनरल गुल ने कहा था कि जब मैं ISI चीफ था तो मेरे पास अमेरिकन आते थे और उनका बड़ा शौक होता था कि हम देसाई प्लेन्स देखें सैर करने के लिए। तो मैंने कहा हुजूर उनको वो इलाके खूबसूरत लगते थे? कहने लगे नहीं, वो वहाँ पे अड्डे बना के चाइना के अंदर झांकना चाहते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर इसी तरीके से कश्मीर का भी फार्मूले में, इसमें बेसिकली इनकी ख्वाहिश ये है कि जो वैली में एक इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे थे, उसमें वो UN फोर्सेस के ऑस्पिसेस के अंदर अमेरिका आके बैठना चाहता था, चाइना के ऊपर भी नजर रखना चाहता था, इंडिया को भी कंटेन करना चाह रहा था। कि जाहिर है उन्होंने जब पुलिसमैन ऑफ द रीजन के तौर पे इंडिया को नॉमिनेट किया, अपने पॉलिसी में डिसाइड किया, तो ये थोड़ी है कि आप उसको खुली छुट्टी देंगे। तो अमेरिका वो भी रखना चाहता था, पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों पे भी नज़र की जाती और इसी तरीके से एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता कि सारे खित्ते को काबू करने के लिए, रशिया को भी कंट्रोल करने के लिए, तमाम जो CPEC रूट के आप रास्ते देख लें, हर तरफ से अमेरिका को सूट करता था और वो इसको UN की आड़ में करना चाहता था। UN की आड़ में। अच्छा, हम इस वक्त देख रहे हैं कि CPEC जो है ये प्लान किया गया है, वन बेल्ट वन रोड, ये जो भी चल रही है,
पाकिस्तान और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये पूरा इलाका मुझे लग रहा है कि इस वक्त दो बड़े बुल्स की एक वारफेयर फील्ड बन चुकी है। एक जो कि चाइना ज़ाहिर है कि जिसकी इन्वेस्टमेंट है, और दूसरा अमेरिका जिसको ख़तरा है कि चाइना बहुत सारे फ़वायद उठा के अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। तो पाकिस्तान और कश्मीर और गिलगित, हम गरीबों का क्या कसूर है? सुना है हाथियों की लड़ाई में घास पिसती है। घास पिसती है नहीं, मगर ऐसी बात नहीं है, घास रूंदी जाती है। मैं आपको बताती हूँ, हम घास बिल्कुल नहीं है। हम वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट, हम बिल्कुल घास नहीं है। और दूसरा वी आर डू यू बिलीव वी आर न्यूक्लियर स्टेट? 5 अगस्त 2019 से मकबूजा जम्मू कश्मीर, जिसे कायद आजम अलैहि रहमत पाकिस्तान की शारक कहते थे, इंडिया ने उसको कर्फ्यू में रखा हुआ है। वो बहन भाई रोजाना बाहर निकल के देखते हैं। राजा फारूक हैदर खान ने जब तकरीर की थी मुश्तरका इजलास में, लोग रो पड़े थे कि वो निकलती हैं और देखती हैं क्या पाक फौज आ गई। ये न्यूक है। हम ये कौन सी स्टेट है? ये असल में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जुनेद साहब। वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट एंड वी मस्ट एक्ट लाइक वन। हमने अपने कार्ड सही तरह ना खेले, हमने अपनी हुकूमत या अपने कौम के लिए काम ना किया, और अपनी जातियात, अपने जाती फायदे, जाती अपनी लॉन्जिविटी इन पावर, अपनी हुकूमत की तवालत के लिए सौदे किए, तो फिर इसका तो कोई कसूर नहीं है। अब ये कभी भी हिंदुस्तान नहीं कर सकता था। मैं हमीद गुल की बेटी होते हुए आपको यकीन दिलाती हूँ, ये नहीं हो सकता था अगर हमारी तरफ से यकीन दहानियां ना कराई गई होती कि आपने जो कुछ करना है कर लें। हमें इसका मतलब है मोहतरमा उस्मा गुल साहिबा, अमीर जमात इस्लामी जनाब सराजुल हक साहब 3 दिन पहले मेरे मेहमान थे। मैं लाहौर गया था, उनका इंटरव्यू किया मंसूरा जाके, लियाकत बलोच साहब को, फरीदुल हक पराचा साहब को। उन्होंने कैटेगरिकली, सराजुल हक साहब ने कहा है कि ये तकसीम कश्मीर पर पाकिस्तान और इंडिया की जो हुक्मरान तबका है, जो लोग हैं, एस्टैब्लिशमेंट हैं, वो राज़ी हो चुके हैं, और लोगों को सिंपली उल्लू बनाया जा रहा है। सिर्फ पाकिस्तानी कौम चूंकि नहीं मानती, इकरार करने से डर रहे हैं। ये बात ऐसे नहीं है, सिर्फ ये बात हकीकत है, मगर इसमें मैं मजीद इजाफा करूंगी। वो ये है कि ये आज नहीं हुआ, ये मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ है, उस दौर में था। और ये एक अंडरस्टैंडिंग थी जिसमें जामिन था अमरीका, और ये अंडरस्टैंडिंग अचीव हुई थी, तभी बाढ़ लगाने दी गई थी। अगर आपको याद हो, ये बाढ़ कश्मीर, हम कौन होते हैं कश्मीरियों को तकसीम करने वाले? हमें हक ही नहीं था, हमारा इलाका था, हमने उसको अपना ओन किया हुआ है कि हमारा हिस्सा है। आप देखें यूएन के करारदादों में ये पाकिस्तान के पास जाएगा या इंडिया के पास, तो इसका मतलब, तो इसलिए मुशर्रफ साहब ने सबसे पहले गद्दारी की है अपने कौम से, अपने मुल्क से, अपने फौज से, क्योंकि फौज का मौजूद रहने का जवाज ही कश्मीर है। अच्छा, फौज के मौजूद रहने का जवाज कश्मीर है। उज़मा गुल साहिबा ये फरमा रही हैं, जनरल हमीद गुल की साहिबजादी। और जनरल हमीद गुल वो जर्नैल हैं जिन्हें वो एजाज़ात मिले हैं जो पाक फौज में किसी को भी नहीं मिले। उनके रिकॉर्ड्स अगर मैं आपको बताना शुरू करूं, आप गूगल करके देख लें, ताकि आपका वक्त बच जाए, मेरा भी वक्त बच जाए, और मोहतरमा का भी वक्त बच जाए। आप कह रही हैं कि मुशर्रफ साहब गद्दार हैं फौज के, तो फौज तो मैं सवाल मेरा ले लें, अगर वो फौज के और पाकिस्तान के गद्दार हैं, तो नवाज शरीफ साहब जो उनकी इम्पीचमेंट चाह रहे थे, फौज ने वो क्यों नहीं होने दी? देखिए फौज क्या, देखिए गद्दारी का तरीका कार होता है। नवाज शरीफ साहब नहीं, तो नवाज शरीफ साहब भी तो फिर क्यों माने उनको भी, अगर वो उनमें भी कोई क्या फौज का इंटरनल सिस्टम है जिसके तहत उनको ट्रायल किया जा सके? जी क्यों नहीं, फौज के अंदर तो बकायदा ट्रायल के सिस्टम है, अपना कोर्ट मार्शल होता है, सारा सिस्टम है। भी 1-2 फौजियों को गालबन हैंग किया गया। जी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। असल में बात ये कि देखें फौज को बतौर, देखें मुझे जो जी नहीं, मैं आपको वैसे बात बताना चाहती हूँ। मुशर्रफ साहब का एक मसला आपको समझना पड़ेगा कि वो 2 रोल्स, उन्होंने 2 लबादे उड़े हुए थे। एक उन्होंने फौज की वर्दी पहनी हुई थी, और दूसरा वो सिविलियन समझे एक डिक्टेटर भी बने हुए थे। तो एक उन्होंने पाकिस्तान को एक कंपनी बना दिया था, और कंपनी बना के उसके चीफ एग्जीक्यूटिव बने हुए थे। तो ये अगर आप ये फरमा रही हैं कि उन्होंने फौज के साथ ज्यादती की, फौज के इमेज को उन्होंने बहुत ज्यादा टार्निश किया, तो फौज के इंटरनल सिस्टम को फौरी तौर पर हरकत में नहीं आ जाना चाहिए कि जो बंदा हमारे इस पाक इदारे, इस बावकार इदारे, हमारे पाकिस्तान के हर इंसान के दिल में बसता है ये इदारा, कश्मीरियों के दिल में बसता है ये इदारा, शहीदों का, गाजियों का अमीन है, तो फौज को तो ऐसी अगर वो ब्लैक शीप हैं तो उनको निशान इबरत बनाना चाहिए। वजह यह है कि ये चूंकि सियासतदानों ने उसको बजाय ये करने के कि मुशर्रफ साहब के अपने फेल को टारगेट करें,
उन्होंने एक ड्रम बजाना शुरू कर दिया, ढोल पीटना शुरू कर दिया कि फौज ने ये किया है। उन्होंने अदारे को टारगेट किया। इसलिए बात यह कि जब अदारे को आप टारगेट करेंगे तो लामुहाला उसको अपनी उनकी मदद के लिए आना पड़ेगा। दूसरा, मुशर्रफ साहब को खुद भी जाती तौर पे ये सूट करता था कि वो ये बताने की बजाय कि ये मेरा जाती, मैंने एज अ सिविलियन डिक्टेटर बैठ के फैसला किया है, और बेशक वर्दी के में थे मगर उसके बावजूद उनका जब वो सदर का रोल अदा करते हैं तो उनको सदर के हिसाब से फैसला होता। उन्होंने भी इसको अपने मफाद में इस्तेमाल करते हुए ये ढोल पीटा कि मैं फौजी आर्मी चीफ हूं, मुझे रगड़ा जा रहा है। लेकिन मोहतरमा एक बात है, मैंने इन द लाइन ऑफ फायर जो भी बुक उन्होंने लिखी जिस पे बहुत सारी चीज़ें अब भी की जाती हैं, लिखवाई, चलिए बोले होंगे, लिख किसी और ने दी होगी, ख्यालात तो उन्हीं के थे। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अगर जैसा कि आफिया सिद्दीकी साहिबा दीगर लोगों को उन्होंने अमेरिका के हवाले किया, अगर वो लोग बाद में बेगुनाह होके साबित होके वापस आ गए तो उनके वो माह साल तो कोई वापस नहीं कर सकता। कभी हर चीज के जिम्मेदार उस टाइम में, और उस वो जो ये एक हमारा एक कहते हैं ना, बॉल हैज बीन सेट रोलिंग, एक हर बॉल को आपने किक लगा दिया और वो चला दिया है, ये सब चीजें मुशर्रफ साहब के दौर में हुई क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान बेच दिया। उन्होंने पाकिस्तानी फौजी को एक किराए का फौजी बना के रख दिया, उन्होंने हमें बेच दिया। अब हमने देखा जनरल राहील शरीफ साहब ने बहुत पुरवकार अंदाज में वक्त गुजारा, फौज का इमेज बहुत बुलंद हुआ। अब बाजवा साहब हैं, बाजवा साहब ने वार अगेंस्ट टेरर में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए काम किया है। तो आप क्या समझते हैं एज ए इदारा, जो आप आर्टिकल्स लिखती हैं, मैं उनका आपके ख्यालात करूं, मुझे कोई ना पकड़ ले, मैं शरीफ आदमी हूं। ये जनरल नवीद गुल की बेटी हैं, ये फौजी हैं तकरीबन, मैं एक शरीफ सिविलियन हूं। आप समझती हैं कि अब फौज का वो इमेज जो कि मुशर्रफ साहब के दौर में ख़राब हो गया था बकौल आपके, अब वो बेहतर हो चुका है? देखिए, पहले तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि मुशर्रफ साहब के बाद तो इतना, वो कियानी साहब ने भी जो लाए लो किया वो बड़ा अच्छा रहा। उन्होंने शोहदा के साल मनाए और बहुत कुछ किया, बड़ा अच्छा इमेज उससे बिल्डअप हुआ। फिर राहील शरीफ साहब आए, उन्होंने भी इसको काफ़ी अपने आप को लाए लो रखा और बिल्कुल ठीक रहे। और अब बाजवा साहब का भी मुनासिब तरीके से एक बैलेंस किस्म का एटीट्यूड है। मगर अपोजिशन को फिर एक नया मौका मिल गया, वो हर चीज़ पे उठा के कह देते हैं जो पीछे खुफिया हाथ हैं, जो पीछे कोई लोग हैं। तो देखें, बात यह कि मैं समझती हूँ कि खुफिया हाथ हैं या नहीं है, मगर ये क्योंकि हम ये नहीं कह सकते, अगर एक खाविंद है और वो अपनी बीवी की हर बात मानता है, वो हर चीज़ पे उसकी बात सुन लेता है, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? जिम्मेदार तो वही है हर एक्ट का। हमारे लिए इस वक्त हमारी सिविल हुकूमत हुक्मरान है और वो अपने तमाम कॉल और फेल की जिम्मेदार है। उनके हिस्से पे अब वो फौज को ऑन बोर्ड लेके करते हैं तो ये हमारा मसला नहीं है, हम तो उन्हीं की तरफ देखेंगे। क्या ये पॉसिबल है? आप मुझसे ज़्यादा इल्म रखती हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, हमीद गुल साहब की साहिबजादी हैं, आपने ज़्यादा बेहतर और क्लोजली चीज़ों को देखा हो। क्या ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान में कोई सिविलियन गवर्नमेंट ये जुर्रत करे कि फ़ौज को ऑन बोर्ड लिए बगैर कौमी सलामती के बड़े बड़े फैसले कर सके? नहीं, कौमी सलामती के फैसले तो बिल्कुल नहीं किए जा सकते। मगर एक बात आपको मैं ये भी बता दूं कि फौज को ऑन बोर्ड लेना होता है, मगर ये नहीं है कि फौज आपके आगे खड़ी हो जाती है, क्योंकि आर्मी चीफ पाबंद होता है प्राइम मिनिस्टर के हुक्म के। इसलिए जब ये कहा जाता है तो असल में आप खाम खा सिविलियन गवर्नमेंट को टारगेट करने के बजाय फौज को लात मार रहे होते हैं। ये अपना बुग़्ज़ है फौज के खिलाफ, नहीं तो ऐसी बात नहीं है। इस वक्त जो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जिनको मुखालफिन मरियम सफ्तर कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिनको लोग बिलावल जरदारी कहते हैं मुखालफिन उनके, और हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब, एंड ट्राइका नहीं कहेंगे, नाइन की मुझे वो नहीं आती लैटिन में क्या कहते हैं, ये 9 जमातों का जो इत्तेहाद है, क्या ये इसे आप जमहूरियत के लिए मुनासिब समझती हैं या कोई खुफिया लॉबी इसको फंडिंग कर रही है? देखिए, मैं समझती हूँ कि देखिए जमहूरी रवायात चलनी चाहिए, ऑपोजिशन होनी चाहिए, मगर ये ऑपोजिशन नहीं है। फौज को टारगेट बनाना, जहां आप देखें, आप फौज को टारगेट बनाना दुरुस्त है? बिल्कुल गलत है। और बिल्कुल ये बार बार बावर कराना कि जी चुप क्यों बैठी है जी, चुप कराएं ना। पास नहीं है ना कोई तरीका कि फौज देखिए, मेरी आप एक हायरार्की को समझें। प्राइम मिनिस्टर के बाद फौज का तो नीचे का लेवल है ना, आर्मी चीफ का। बेशक उसके पास पावर है, बेशक वो लड़ने का इख्तियार रखते हैं, मगर जब उनको हुक्म मिलता है तब वो लड़ते हैं। तो
हुक्म की पाबंदी जो है फौज का पहला असूल है, डू और डाई वाली बात है, ऑर्डर मानना है। तो आप ये मुझे बताइए कि ये तो सिविलियन गवर्नमेंट का काम है कि फौज का इमेज प्रोटेक्ट करे। सिविलियन गवर्नमेंट वैसे आपस की बात करना चाहती हूँ उस पे। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि फौज मेरे साथ है। फौज तो हर आर्मी चीफ के प्राइम मिनिस्टर के साथ होगी, क्योंकि वो उसके नीचे आती है, उसके अंडर कमांड है कॉन्स्टिट्यूशनली। फौज कैसे उनको ना आए उनके साथ? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, जनरल अयूब खान साहब ने ये कहा था कश्मीरी कौम से मुखातब करते हुए, अल्लाह मरहूम के दर्जात बुलंद करे, कि मुमकिन है एक वक्त आए आपको सब लोग आपकी मदद करना छोड़ दें, मुमकिन है कि दुनिया के तमाम ममालिक आपकी बात करना छोड़ दें, मुमकिन है कि पाकिस्तान के सियासतदान भी आपका साथ देना छोड़ दें, लेकिन याद रखिएगा ये खाकी के अंदर जो इंसान है, ये वर्दी वाला आपका साथ नहीं छोड़ेगा। फौज ने कश्मीर से कमिटमेंट कर रखी है। ये बिल्कुल सही है। और मैं कहती हूँ आज भी देखिए, हमारे जिस तरह जब ये वाकया हुआ है तो फौज ने क्या बयान दिया था कि हम खून के आखिरी कतरे तक, आखिरी सांस तक, आखिरी फौजी तक, गोली तक हम लड़ने के लिए तैयार है। तो फौज तो तैयार है, मगर ऊपर अगर बंदा हुक्म ना दे तो फौज अपनी मर्जी तो नहीं कर सकती। जनरल डॉक्टर ए क्यू खान साहब मेरे मेहमान थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट। डॉक्टर ताउर रहमान साहब भी साथ थे उनके। मैंने पूछा, हुजूर ये बताएं कि पाकिस्तान के ये जो ख़तरा बार बार सुनते हैं कि हर थोड़े अरसे बाद नाजुक मोड़ एक आता है जिससे हम गुजरे होते हैं, तो मैंने कहा जी कोई डिफेंस वाइज ख़तरा है? उन्होंने कहा जुनेद भाई न्यूक्स बन गए हैं और इतने बन गए हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को कोई अनडू नहीं कर सकता। उनका एक दरख्वास्त है, ये डॉक्टर ए क्यू खान के अल्फाज हैं, मोहसिन पाकिस्तान के, कि अपना वोट किसी ऐसे बंदे को मत दीजिएगा, कौम से दरख्वास्त है मेरी, कि जो ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाए कि इन स्ट्रेटेजिक एसेट्स को वो रोल बैक कर। बिल्कुल। मैं आपको समझती हूँ कि कौम को कैसे पता है कि वो वोट किसको देना है या नहीं, क्योंकि कौम को बिल्कुल नहीं पता। यहाँ तो जो पैसे लगाता है इलेक्शन में, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लगना लग रहा है कि इलेक्शन इतने महंगे हो गए हैं, बिरयानी की देगे खिलाते, कौम को क्या पता है? नारे लगाते हैं, झूठे वादे करते हैं, इतने ऐसे ख्वाब दिखाते हैं कि आप वो बेचारे तब्दीली के नाम पे आ जाते हैं, कभी किस नाम पे आ जाते हैं और लोग धोखा खाते हैं। तब्दीली के नाम पे जो एक बड़ी मजेदार सी ये मिक्स वेजिटेबल बनी है, एक तरफ वो पटेल साहब की तकरीर थी ना, उनका कि मैं राइट हैंड पे देखता हूँ तो पीपल्स पार्टी के लोग बैठे नजर आते हैं इमरान खान साहब के साथ, लेफ्ट हैंड पे देखता हूँ तो मुस्लिम लीग नून के लोग। ये जो कॉकटेल नहीं, ये मिक्स वेजिटेबल बनाई है, इसमें तब्दीली कहाँ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है तब्दीली। मैं तो समझती हूँ कि तब्दीली अगर होनी चाहिए, हमने जिसको सोचा था कि जो वोट दे के लाए, तो वो यही कि तब्दीली का मतलब होगा कि हम तब्दीली फॉर बेटर, मगर यहाँ तब्दीली नहीं आ रही, बल्कि ये कि हम मजीद नीचे गिर रहे हैं, गिरावट के इंतहा पे पहुंचे हुए हैं और रॉक बॉटम को टच कर रहे हैं। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि या हम ऊपर की तरफ उभर कर आए, या फिर हम जमीन को और मजीद खोदें नीचे जाने के लिए। जी, जमीन खोद सकते हैं ना, बस हम पाताल में तो हम पहुंचे हुए। तो बात ये कि देखिए, मार्टिन लूथर किंग ने तकरीर की थी जब वो जो अमेरिका में चल रहा था, आई हैव अ ड्रीम, चेंज का ड्रीम। तो ये चेंज का ड्रीम खान साहब ने दिखाया था, ये ड्रीम निकला है महंगाई की शक्ल में, इसकी ताबीर बदअमनी की शक्ल में, और लोग नहरों में बच्चे फेंक रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। ये हुआ क्या है? मैं आपको बताती हूँ कि कौम का एक होता है, जब भी अपने लीडर के साथ एक लव अफेयर होता है, एक मोहब्बत होती है, एक अट्रैक्शन होती है। और हमारी कौम ने उस वक़्त का इमरान खान साहब से मोहब्बत का इजहार किया और उनसे ग्लैमर था, और एक इट्स अ लव अफेयर बिटवीन अ लीडर एंड हिज नेशन। वो उसकी खातिर सब कुछ कर गुजरते हैं। वर्ल्ड कप जीता हुआ था, और वो देखिए ना, जिस तरीके से एक बड़ा डाकू होता है, वो उसके साथ लोग लड़ते हैं और जाके कत्ल भी करते हैं, डकैतियां भी करते हैं। तो जो लीडर होता है वो भी एक तरह का इस तरह का ही लीडर होता है, और वो जो चाहता है वो लोगों से हासिल करवा लेता है, जगह होता है, और लोग उससे मोहब्बत करते हैं, उसके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। मगर कौम को अपनी फ्रीक्वेंसी पे ला के मेंटेन करना एक बहुत बड़ा काम होता है। इमरान खान साहब अपनी ही फ्रीक्वेंसी से फिसल गए हैं, तो दूसरों को क्या रखेंगे अपने? बतलाइए, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, बाहर के मुल्कों से लोग, यूरोप छोड़ के, अमेरिका छोड़ के पाकिस्तानी यहाँ आएंगे जॉब करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब ये क्लियर कट बात आ रही है कि सिलेक्टेड का कसूर कम है, सिलेक्टर का ज़्यादा है। क्या इमरान खान साहब को सिलेक्टर ने सिलेक्ट करके, इलेक्शन रिग करके उनको यहाँ पे इक़्तिदार पे बिठाया? जी, मैं खुद भी समझती हूँ कि सिलेक्टर है, मगर ये वो वाले सिलेक्टर नहीं है जिनकी तरफ मरीम नवाज साहिबा करते हैं। मैं ये आपको अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ के सुनाती हूँ
कि बेचारा प्यादा तो है एक मोरा नाचीज, फर्जी से भी पोशीदा है शातिर का इरादा। तो ये तो वहां बैठे हुए हैं जो आज खुद लड़े। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, आप क्यों इन फौजियों को रगड़े? हमारी फौज को मत गंदा करें, ये हमारा वाहिद सहारा है। ये बात मोहतरमा उज़मा गुल साहिबा मैं पीट रहा हूँ कितने अरसे से कि कोई बोले, आप पहली लेडी हैं जो बोली हैं। मैं हर किसी के क्वेश्चन करता हूँ, मुझे जवाब नहीं मिलता आगे से, मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट में देखिए दो हैं, मैंने पहले इशारा दिया, चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट है, अमेरिकन बैक्ड एस्टैब्लिशमेंट है। तो ये अमेरिका की गवर्नमेंट है, बिल्कुल है, 100% है। जो अगर आप देखें कि 5 अगस्त 2019 का जो वाकया हुआ है, उससे चंद दिन पहले अगर आपको पता हो तो मकबूजा कश्मीर में बाकायदा कर्फ्यू के समा था। मेरे पास लोगों ने वीडियोस भेजी कि ये देखिए पता नहीं कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। और मुझे अभी तक याद है कि मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि जरूर कुछ होने वाला है, और इमरान खान साहब ने कोई कमिटमेंट दे दी, क्योंकि जुलाई में वो गए थे और वो जाके वहां बैठे हुए थे जिस वक्त ये सारे वाकयात शुरू हुए। ट्रंप ने भी 3 तो जी कहा जी हम वो कर देते हैं, हम एक जैसे हैं। तो वो सालसी किस लिए जी? सालसी की तो मैं सालसी समझती हूँ सबसे बड़ा जाल है। जब यूएन मौजूद है, सालसी कहां से आई? यूनाइटेड नेशन की 5 जनवरी 1949 की करारदादें क्लियर कट कहती हैं कि इस्तिस्वाब राय प्लेबिसाइट इज द ओनली वे फॉर द सोल्यूशन ऑफ द इशू ऑफ कश्मीर, और पीपल ऑफ कश्मीर दे विल डिसाइड देयर फेट व्हाट दे वांट टू बी। तो फिर कश्मीरी पहला फरीक तस्लीम क्यों नहीं किया जाता? नहीं, कश्मीरी पहला फरीक है कि उनकी राय, मगर उसमें ये डिसीजन ये होना है कि पाकिस्तान के साथ जाएंगे या इंडिया के साथ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि कश्मीरी की बात जी, चीफ जस्टिस आजाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस मजीद मलिक साहब मेरे मेहरबान हैं, बुजुर्ग हैं, 90+ एज है उनकी, लिबरेशन लीग के सरबराह भी हैं। उन्होंने बताया कि इंडिया ने जो करारदाद वहां पे पास करवाई थी ना, इंडिया गया था ना जी, बिल्कुल, उसमें खुद मुख्तार का ऑप्शन भी रखा था। तो बाद में पाकिस्तानी जफरुल्लाह खान साहब होते थे एक, तो उन्होंने जाके इंडिपेंडेंट का ऑप्शन कटवा दिया। तो ऐसे तो नहीं होता। दुनिया में जो तारीफ आज़ादी की है ना, ज़रा कोई भी डिक्शनरी आप ऑक्सफोर्ड से लेके देख लें, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है और बॉर्डर इशू कब बन जाता है, इसमें एक डेलिकेट सी लाइन है। मैं समझती हूँ कि ये बात थोड़ी सी हिस्ट्री को हमने ट्विस्ट करके बताया है। सर ज़फ़रुल्लाह साहब की क्या मजाल थी, वो इंडिपेंडेंट कटवा देते हैं। ये बातें सब ये ऐसे नाम है, नहीं आपको पता है जी। अच्छा, अब दूसरी बात है कि बात ये कि इंडिपेंडेंट कश्मीर तो अमेरिका के फेवर में था। अमेरिका का इंटरेस्ट है कि इंडिपेंडेंट कश्मीर हो, क्योंकि वहां वो आके देखिए कश्मीर को प्रोटेक्ट कौन करेगा? कश्मीर की फोर्सेज या कश्मीर की दुनिया में इस वक्त 50 से ज्यादा मुल्क ऐसे हैं जो कश्मीर से छोटे हैं, जिनके इर्द गिर्द कश्मीर से बड़े दुश्मन मौजूद हैं, जिनके पास कश्मीर जितने वसाइल नहीं हैं। मैं आपको कंक्लूड करूंगा, आखिर तक लेके जाऊंगा वहां पे, मैं आपसे आज पूरा कंक्लूजन लेके जाऊंगा। अगर वो मुल्क जो कि रकबे में छोटे हैं, वसाइल में छोटे हैं, उनके लोग उतने ज़्यादा नहीं हैं, उनकी ह्यूमन रिसोर्स इतना ज़्यादा रिच नहीं है, उनके पास ओवरसीज का इतना डायस्पोरा नहीं है, तो कश्मीर क्यों नहीं अपना वजूद बरकरार? उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ कि पहली तो बात है कि ये तो वक्त गुजर गया, मगर अब इस वक्त एट प्रेजेंट कश्मीर जो है वो 3 न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान है और तीनों उसके क्लेमेंट है। ये आपको फर्क पता नहीं है। जो बाकी लोग हैं जैसे पोलैंड है, या उनकी तो एश्योरेंस दी गई है, स्विट्जरलैंड वगैरह की एश्योरेंस दी गई है कि बाकी मुल्क उनके साथ नहीं, कोई एक्ट ऑफ वॉर उनके खिलाफ नहीं करेंगे, फौज रखनी। मगर हमारे कश्मीर के केस में ये कि 3 क्लेमेंट हैं, कश्मीर 3 मुल्लाओं के दरमियान मुर्गी बना हुआ है। आप इसको समझे, उसको किसी एक के साथ जाना ही पड़ेगा। जी आगे चलता हूँ। मकबूल भट्ट शहीद जो कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के हीरो हैं, आप उनको हीरो समझती हैं? मैं पहली दफा देखिए उनकी ये तमाम लोग बात में आए। मैं समझ रही हूँ, मगर देखिए हर एक की बहुत सारी बातों पे मैं एग्री करती हूँ। मकबूल और शहीद को मैं बिल्कुल हीरो मानती हूँ, और उनकी बहुत सारी चीज़ों पे मैं नहीं भी एग्री करती, इतफाक करती हूँ, और कई चीज़ों पे नहीं भी करती। मैं आगे चलता हूँ। अब्दुल खालिक अंसारी एडवोकेट, जिन्होंने प्लेबिसाइट फ्रंट बनाया था, माजरा शुमारी, बाद में गंगा त्यारा केस हुआ, हाशिम कुरैशी, अशरफ कुरैशी, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गद्दार नहीं हैं, अरे ये तो मुहिब्बे वतन लोग हैं, अपने वतन की आज़ादी चाहते हैं। आपकी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने ये सर्टिफिकेट उनको दिया। आखिरी इंटरव्यू बानी हैं जो खुद मुख्तार नज़रिए के, खुद मुख्तार कश्मीर नज़रिए के अब्दुल खालिक अंसारी ने मुझे दिया था 92 ईयर्स की एज में, वफात से कुछ अर्सा पहले। उन्होंने कहा था कि लामहला कश्मीर ने आज़ाद होकर जाना पाकिस्तान में है, लेकिन आज़ादी के लिए ढोल पीटो, ये कौम की आज़ादी का मसला है ताकि बॉर्डर इशू ना बने। आप ये भी सही कह रहे हैं, मगर मैं आपको एक थोड़ा सा और चीज़ की तरफ लेके जाती हूँ
कि अगर पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में प्लेबिसाइट के साथ वो कश्मीर चूज़ कर लेता है, देखिए ये बात तो आपको अभी से पता है, कश्मीरी को भी पता है, यूएन को भी पता है, अक़वाम आलम को भी पता है कि कश्मीरी ने वोट किसके हक में डालना है। अगर तो आज उनको ये ज़रा सा इंडिया भी मिल जाए कि इंडिया के साथ जाना है, आप अभी देखें प्लेबिसाइट हो जाएगा। तो ये प्लेबिसाइट हो ही इसलिए नहीं रहा कि कश्मीर ने दिखा दिया है कि वो बिल्कुल भी इंडिया के साथ नहीं रहेगा। वो आज़ाद हो सकता है, वो पाकिस्तान के साथ जा सकता है, आजाद होके भी पाकिस्तान में शामिल होगा, मगर वो ये नहीं हो सकता इंडिया के साथ रहे। तो उनका फर्स्ट लव इज पाकिस्तान एंड फर्स्ट हेट इज इंडिया। क्या आप टीवी पे कश्मीर की फुटेज देखती हैं कि कश्मीरी जो शहीद होते हैं उनके जस्ते खाकी पाकिस्तान के झंडे में जो है दफनाए मेरे दिल, आप यकीन करें, मैंने 20 अक्टूबर को पिछले साल 5 किलोमीटर लंबा तवील जो है झंडा कश्मीर का लहराया, तो मुझे सब ने कहा कि आपने पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं लहराया, आपने कश्मीर का झंडा क्यों लहराया। तो मैंने उनको कहा कि एक किसी कोई मोहब्बत से किसी का इजहार करता है, एक फूल देता है, तो कश्मीरी वो झंडा हमारा जिसमें दफन होते हैं वो मेरे लिए एक फूल की मानंद है, और मैं उसके बदले में उनको गुलदस्ता देना चाहती हूँ। तो मैं भी उनको दिखाना चाहती हूँ कि आप हमारे हैं, तो कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर के हैं। ऐसे ही डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब इंग्लैंड में JKCHR जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स ऑक्युपाइड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, PhD डॉक्टर हैं, कंसल्टेटिव स्टेटस है उनका। मोहम्मद असलम मलिक साहब यहाँ पे उनके चेयरमैन हैं पाकिस्तान कश्मीर चैप्टर के। आखिरी सवाल है ये, उन्होंने मुझे बताया कि सबसे ज़्यादा मिलिटराइज्ड जोन पूरी दुनिया में जो इस वक्त गिनीज बुक में लिखा जा सकता है वो इस वक्त ऑक्युपाइड कश्मीर है। 80 लाख इंसानों के ऊपर 10 लाख फौज बैठी है और ये वार क्राइम्स में आता है। पाकिस्तानी हुकूमत ICJ में क्यों नहीं जाती? पाकिस्तानी हुकूमत, हुक्मरानों ने, मैं हुकूमत को नहीं कह सकती, नहीं जी, मैं पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कश्मीर का सौदा कर दिया। आप कह रही हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों सियासतदानों ने कश्मीर का सौदा कर दिया जी, सारी जबानी जमा खर्चा है। आप मुझे बताएं, अगर ये सीरियस थे तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने सिक्योरिटी काउंसिल में ऑब्जर्वर की 2 साल की सीट UN में कैसे इंडिया को लेने दी? जब मैंने कॉलम लिखा और मैंने शोर मचाया, मैंने इंटरव्यूज दिए, मैंने कहा कि ये क्यों है, तो उन्होंने कहा डाल दिया कि नवाज शरीफ की हुकूमत में 2013 में ये लेन देन हुआ था कि 2 साल आप रहेंगे 2 साल हम रहेंगे। तो मैंने कहा 2013 में 2019 का वाकया नहीं हुआ था, पहले से था। होता है वो लेन देन का मामला हो सकता है, मगर ये बात भी समझें कि ये 2019 का वाकया तो बाद में हुआ ना, 2013 की कमिटमेंट कैसे हम उसको ऑनर कर सकते थे। आज का इंटरव्यू मैं यहीं पे क्लोज करूंगा। मैं अगला इंटरव्यू लेने के लिए दोबारा इनके पास आऊंगा और इनसे बातें करूंगा। जनरल हमीद गुल मरहूम की साहिबजादी उज़्मा गुल साहिबा ने बहुत सच्ची बातें की हैं। याद रखिएगा, पाक फौज हमारा एसेट है, हमारा ईमान है। खुदारा देखिए सीरिया की तरफ, देखिए फ़लस्तीन की तरफ, देखिए कश्मीर की तरफ, देखिए बर्मा की तरफ। जहाँ जहाँ पर एक मजबूत इस्लामी फ़ौज नहीं है वहाँ वहाँ पर खून मुस्लिम बह रहा है। अल्लाह का वास्ता है, अपने इस असासे को बेवकार मत कीजिए, पाक फ़ौज की इज्जत कीजिए। रुपए पैसे के लिए कोई गोली नहीं खाता। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, गुड बाय।